नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। हमारे आज के सेशन में हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे बच्चों, और जियोग्राफी का अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास के बारे में जानेंगे। संसाधन बच्चों, संसाधनों के प्रकार देखेंगे हम, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, कौन से संसाधन जल्दी खत्म होंगे, कौन से खत्म होने में समय लगता है, कुछ का पुनः चक्रण हो सकता है, किन संसाधनों का पुनः चक्रण नहीं हो सकता। इन सब बातों का इन सब पहलुओं पर हम आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर मैं बच्चों बात करूं कि संसाधनों का वर्गीकरण, कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों संसाधन होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं मानवीय। प्राकृतिक यानी जो अपने को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, उन संसाधनों को प्राकृतिक कहते हैं, और मानवीय जो मानवीय घटनाओं के कारण बने हैं उन्हें कहते हैं मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांट रखा है बच्चों, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। देखो, नवीकरणीय का मतलब होता है बच्चों कि वे संसाधन जो प्रवाहित रहते हैं लगातार, जैसे कि सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल, ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और एक होते हैं बच्चों अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन बच्चों जो पुनः चक्रीय होते हैं और अचक्रीय होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन और धातु। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो परंपरागत तरीकों से अपने उपयोग करते आ रहे हैं, उनको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसी तरह अगर मैं मानवीय संसाधनों की बात करूं बच्चों, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं जो मानव द्वारा निर्मित है। दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी कि मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर जो संसाधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें मानवीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अब बच्चों संसाधनों के प्रत्येक प्रकार के हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव का संबंध होता है बच्चों सजीव से, यानी कि जीवित जो वस्तुएं होती हैं उनसे, और अजैव का संबंध होता है निर्जीव से। जैव के अंदर अगर मैं बात करूं तो पौधे, पशुधन आदि आते हैं, जबकि अजैव के अंदर अगर अपने बच्चों बात करें तो इसमें चट्टानें, धातुएं, यानी कि वे संसाधन जो निर्जीव है, निर्जीव पदार्थों से प्राप्त है, वो आते हैं अजैव संसाधन के अंदर, और जो जीवित संसाधनों से प्राप्त होते हैं वो आते हैं जैव संसाधनों के अंतर्गत। जैसे कि जैव संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी कि ये सजीव होते हैं, जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, पशुधन आदि। और इसके अलावा अगर मैं अजैव संसाधनों की बात करूं तो बच्चों ये निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। और सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन इसके उदाहरण है संसाधनों के। अब मैं बात करता हूं बच्चों समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब जो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो बच्चों कभी न कभी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका पुनः चक्रण होता रहता है, यानी कि वे कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो इनकी समाप्यता के आधार पर भी इन्हें 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक तो होते हैं नवीकरणीय योग्य और एक होते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। जीवाश्म ईंधन का मतलब बच्चों कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अचक्रीय है, यानी कि ये एक बार हमारे भूगर्भ में बन चुके हैं प्राकृतिक घटनाओं के कारण। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि अपने इन जैव जो जितने भी ईंधन, जैव ईंधन के वगैरह है, जब इनका अपने उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद दोबारा हम इनका पुनः चक्रण कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाता। जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका पुनः चक्रण भी हो जाता है, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि जो अचक्रीय होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी कि वो उसके स्वामी के रूप में किसको देखा जाता है, इस आधार पर अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होते हैं। और चौथा है बच्चों विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि किसका कैसे विकास हो, जैसे कि संभावी विकास, विकसित भंडार और संचित कोष। 3 प्रकार से हो सकता है, यानी कि एक तो संभावना हो जिसकी कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है, इसको काफी एक बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। दूसरा विकसित, जो पूरे विकसित हो चुके हैं, और तीसरा संचित, जो अभी संचित है। अब बात करेंगे बच्चों सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है बच्चों कि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए, यानी कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी, और पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए जब आप विकास की ओर बढ़ते हो तो इसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास
पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी कि कोई भी संसाधन को नष्ट करके विकास न हो। यानी कि बच्चों, अगर आपने किसी संसाधन को नष्ट कर दिया तो आपकी जो पीढ़ियां हैं, भविष्य के अंदर जो पीढ़ियां आएंगी, वो उन संसाधनों का उपयोग फिर नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा बच्चों रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये पर्यावरण की ओर सभी देशों का एक सम्मिलित पहला प्रयास था। जब पर्यावरण के एक चिंतित मुद्दे को लेते हुए सभी देश एक मंच पर आए और उन्होंने कुछ नियम बनाए विकास के, कि कैसे पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए विकास किया जा सकता है और कैसे करना होगा। तो इसी को नाम दिया गया था बच्चों रियो डी जेनेरियो, क्योंकि ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। तो जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यानी कि ये पहला प्रयास था जो पर्यावरण के लिए किया गया था। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया था, और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी कि सतत पोषणीय विकास के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। यानी कि कैसे सतत पोषणीय विकास किया जा सकता है, यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कैसे एक देश की आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। अब मैं बच्चों बात करता हूं एजेंडा 21 क्या था, जो एक प्रकार से घोषणा पत्र था। तो यह घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे UNCED कहा जाता है, के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया, इनका जो टारगेट जो बच्चों मेन था वो था सतत पोषणीय विकास, यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए विकास करना। इसे ही कहते हैं बच्चों सतत पोषणीय विकास। तो इसका भी यही उद्देश्य था कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास कैसे किया जा सकता है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कि पूरे विश्व को एक मंच पर लाकर कैसे अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, कैसे विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यानी कि एक ऐसा एजेंडा तैयार करे जो विश्व की अर्थव्यवस्था से भी जुड़े और पर्यावरण की क्षति भी कम करे। अब बच्चों बात आती है संसाधन नियोजन। नियोजन मतलब कैसे उसका रख रखाव किया जाए, कैसे उसे बचा कर रखा जाए भविष्य के लिए। तो भारत में संसाधन नियोजन की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्थानों पर संसाधनों की प्रचुरता है परंतु कुछ स्थानों पर कमी, जैसे राजस्थान में कोयला व पवन ऊर्जा की अधिकता है तथा जल संसाधनों की कमी है। तो जिन स्थानों पे किसी संसाधन की कमी है उन स्थानों पे उन संसाधनों को पहुंचाना ही सही के अंदर, सही अर्थों के अंदर संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि यह कमी वाले स्थानों पर पूर्ति करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे कि राजस्थान में पानी की कमी है, यानी कि ये भी तो एक बड़ा संसाधन ही है, तो इस संसाधन को राजस्थान तक पहुंचाना ही संसाधन का, यानी कि समान रूप से वितरित करना संसाधनों को। यानी कि राजस्थान में अगर पवन ऊर्जा से ज्यादा एनर्जी बनती है तो उस एनर्जी को दूसरे राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करना देना। तो कहीं ना कहीं जितने भी संसाधन उनको समान रूप से वितरित करते हुए आगे बढ़ना। संसाधनों का संरक्षण, अब बात आती है संरक्षण की, तो आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि संसाधनों के संरक्षण की जो बात की थी बच्चों, वो की थी क्लब ऑफ रोम ने। और इसके बाद 1974 में शुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक
बार फिर से पुनरावृत्ति की, यानी कि इसके बाद एक किताब लिखी गई जिसमें एक बार फिर से पर्यावरण के बारे में लिखा गया। और 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जो विकास किया जा रहा है, कि संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यानी कि 1987 के अंदर ये मुद्दा उठाया गया और इस मुद्दे के बाद ही रियो डी जेनेरियो के अंदर वो सम्मेलन लगा जिसके अंदर 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम अभी पहले देख चुके हैं। अब आती है बच्चों भू संसाधन। नाम से स्पष्ट है बच्चों, यानी कि भूमि के रूप में जो संसाधन है वो कहलाता है भू संसाधन। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि देखो बच्चों भूमि हमें कई प्रकार की मृदा देती है, भूमि के अंदर कई प्रकार की धातुएं हैं, अलग अलग प्रकार की हमें धातुएं, कच्चा मटेरियल, यानी कि भूमि के ऊपर हम कृषि कर सकते हैं। भूमि अलग अलग तरीकों से उपयोग में लाई जा सकती है, इसीलिए भूमि भी एक क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन ही है। और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है, यानी कि ये सारे कार्य आप भूमि पर रहकर ही कर सकते हो। अगर आपके पास भूमि ही ना होती तो आप इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर पाते। इसीलिए भूमि भी अपने आप में, भू भी अपने आप में क्या है बच्चों, संसाधन ही है। और भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। या आप देख सकते हो बच्चों कि अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से में महासागर ही है, भूमि की मात्रा बहुत ही कम है। और भूमि के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो बच्चों बहुत से स्थान पहाड़ियों से, पर्वतों से घिरे हुए हैं। जैसे कि बच्चों ये आपको दिखा रखा है। अगर मैं मुख्य भू आकृतियों की बात करूं, अगर पूरी भू आकृतियों के अंदर बच्चों अगर 43% जो है बच्चों वो है मैदान, यानी कि जो भूमि योग्य है। इसके बाद बच्चों पर्वत है, 30% क्षेत्र के ऊपर जो भू भाग है अपना, उसके 30% भाग पे पर्वत है और 27% भाग पर पठार है। तो बच्चों ये देखो 30 और 27, यानी कि ये तो हमारे काम ही नहीं आ रहे हैं। हमारे जो काम का जो बच गया बच्चों वो मैदानी भाग है, जो कि सिर्फ क्या है, भूमि का पूरे भूभाग का 43% है। जैसे कि बच्चों ये अलग अलग रूप में आपको मैंने बांट कर दिखा रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों वन की, ये देखो बच्चों कि वन जो है ये है बच्चों 1960-61 की बात और ये है 2014-15 की बात। तो 1960-61 में लगभग 18.11% भाग पे वन थे, जो कि 2014-15 में 23.3% हो गए। यानी कि संसाधन का संरक्षण चल रहा है। हम धीरे धीरे पर्यावरण को जो क्षति पहुंचा रहे थे उसको कम कर रहे हैं, कम करने का प्रयास लगातार चल रहा है। इसके बाद अगर बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि की बात करूं तो उस समय लगभग 18.11% भूमि ऐसी थी जो कृषि अयोग्य थी, जबकि अब मात्र 5.5% ऐसी भूमि है जो कृषि अयोग्य है। इसके अलावा गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कि वे क्षेत्र जहां कृषि तो नहीं की जाती पर वह किसी अन्य काम आते हैं। पहले 4.95% ऐसा क्षेत्र था, जो बढ़कर कितना हो गया है 8.7%। इसी तरह बच्चों आप देख सकते हो हमने पूरा एक पैराग्राफ बनाया है और इन प्रत्येक पहलुओं पर हम आगे अलग अलग जिक्र करेंगे, आगे अलग अलग विचार करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। जैसे कि भू उपयोग, जैसे कि हमने अभी दिखाया कि भूमि का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं और किन किन तरीकों से हमने किया है, इन सब बातों का हम आगे देखेंगे क्या कुछ कैसे हमने उपयोग किया है। जैसे कि वनों के रूप में हमने भू का उपयोग किया है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, जैसे कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग इत्यादि। बच्चों ऐसी भूमि जिसके ऊपर या वो भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसमें बंजर भूमि भी है बच्चों, और वो भूमि भी है जहां पर हमने इमारतें, सड़कें आदि बिल्डिंगें बना रखी हैं। क्या आप वहां कृषि कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कृषि योग्य में हो सकती थी पर कहीं ना कहीं हमने उसका उपयोग कर लिया। अब बात आती है बच्चों कि प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। पहले बात करते हैं प्रति भूमि की। तो स्थायी चारागाहों
तथा अन्य गोचर भूमि विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। इनके अलावा जो भूमि बच गई उसको काउंट करते हैं बच्चों ने प्रति भूमि के रूप में। और कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी कि कभी तो खेती थी पर पिछले 5 वर्षों से ज्यादा समय में वहां खेती नहीं हुई है। अब बात करते हैं प्रति भूमि की, तो वर्तमान प्रति जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो, ये वर्तमान प्रति कृषि भूमि की एक नई व्याख्या है। और वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से 5 वर्ष तक कृषि न की गई हो। अब बात आती है बच्चों शुद्ध यानी कि बोया गया क्षेत्र। तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जहां फसल का उत्पादन किया जा सकता है उसको हम काउंट करते हैं सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। भारत में भू उपयोग प्रारूप। अब बात करते हैं कि भारत ने कैसे भूमि का उपयोग किया, किन किन रूपों में, कृषि के लिए कौन सी कितनी भू का उपयोग किया, कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनों के क्षेत्रों के अंदर कितना उपयोग किया, उन सब के बारे में हम यहां देखेंगे। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, पहला भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, यानी कि मृदा के प्रकार पे निर्भर करता है, भू की आकृति पे, यानी कि कहीं पठार तो नहीं है, पर्वत तो नहीं है, मैदान तो नहीं है, तो भू की आकृति पर, वहां की जलवायु पर भी निर्भर करता है इसका उपयोग। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। यानी कि पूरे के तो भूमि उपयोग के आंकड़े भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ पूरी भूमि के मात्र 93% ऐसे हमारे पास आंकड़े हैं जिनके अंदर हम कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं, या जिनका हमारे ऊपर हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि किस उपयोग में आ रही है या उपयोग में आ भी रही है कि नहीं आ रही। बच्चों जो 7% जो क्षेत्र बच गया, तो ये मोस्टली अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख का जो क्षेत्र है, जहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और लद्दाख का कुछ हिस्सा जो चाइना ने अधिग्रहण कर रखा है, उनका विवरण हमारे पास नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भूमि उपयोग का हमारे पास जिक्र नहीं है। अब मैं बात करता हूं बच्चों भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, कि भूमि का निम्नीकरण और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके कौन कौन से उपाय हैं। तो उपायों की बात करें तो बच्चों कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना, उनको रोकना काटने से। अति पशुचारण यानी कि पशुचारण बच्चों जो होता है अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वहां से जो वनस्पति होती है वो नष्ट हो जाती है, और वनस्पति के नष्ट होने के साथ साथ बाढ़ या बारिश के अंदर वहां की जो भूमि होती है वो भी धीरे धीरे उपजाऊ भूमि आगे चली जाती है, पानी के साथ बहकर आगे निकल जाती है और वो भूमि बंजर हो जाती है। खनन ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है, और भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय, ये तो बात आ गई बच्चों निम्नीकरण के कैसे उसके उस संसाधन को खत्म किया जा रहा है। अब इसके उपाय की बात करूं तो वनारोपण, यानी कि आपने वन काटे हैं तो आप वन लगाओ। चारागाहों का समुचित प्रबंधन, यानी कि ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी एक साथ चारागाहों के अंदर चले गए और वहां पे चरवाहे का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। कांटेदार झाड़ियां लगाकर रेतीली टीलों को स्थिर बनाना। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो रेगिस्तान है जो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे रेगिस्तान आगे बढ़ता जाएगा तो ये उपयोग की या काम की जो भूमि है उसे भी धीरे धीरे क्या करता जाएगा, बंजर बनाता जाएगा। तो इसे रोकने के लिए, यानी कि मरुस्थलीकरण के बढ़ने को रोकने के लिए कंटीली झाड़ियां लगानी चाहिए ताकि जो मिट्टी है वो वहीं बनी रहे। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, सिंचाई का समुचित प्रबंधन और फसलों की सही तरीके से कटाई, ये सब निर्भर करता है मृदा के संरक्षण के या भूमि संरक्षण पे। खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण, यानी कि खनन को भी नियंत्रण में रखना चाहिए, एक समुचित प्रबंधन के साथ करना चाहिए। यानी कि ऐसे ना हो कि बच्चों कि खनन एक बार जहां प्रारंभ हो जाए वहां लगातार चलता ही रहे। खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन, जहां खनन हो चुका है उसके बाद जो भूमि बची है उसका कैसे प्रबंधन किया जाए।
औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद जल का विसर्जन, यानी कि जो प्रदूषित जल होता है उसका विसर्जन भूमि क्षेत्र में न करें, क्योंकि भूमि क्षेत्र में जब प्रदूषित जल जाता है बच्चों तो वहां की उर्वरता धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण वनोन्मूलन की रोकथाम, यानी कि सड़कों के किनारे वृक्षों को नहीं काटा जाना चाहिए। अब बात आती है बच्चों मृदा संसाधन की। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। जैसे हमने भूमि की बात की, ऐसे ही हम मृदा की भी बात करेंगे। बच्चों आप देख सकते हो मृदा कुछ स्तरों के अंदर चलती है, कुछ लेयर्स बनाते हुए चलती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इसे ऊपरी संस्तर की मृदा कहते हैं। इसके बाद उपमृदा अपक्षयित चट्टानें होती हैं जिसके अंदर बालू, गाद व मृत्तिका शामिल होती है। इसके बाद अक्षय स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें, यानी कि थोड़ी सी जैसे जैसे आप मिट्टी के अंदर जाते जाओगे, भूमि के उस मिट्टी की सीरीज के अंदर जाते जाओगे तो उसमें थोड़ा सा कठोरपन आता जाएगा। और अंतिम जो होता है बच्चों वो अपक्षय रहित आधारित चट्टानें, यानी कि नीचे चट्टानें आ जाती हैं। अब बात करूंगा बच्चों मृदाओं का वर्गीकरण कि मृदा कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों मेनली मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मृस्थलीय मृदा और वन मृदा, इसे कुल 6 भागों में बांटा गया है बच्चों। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मृस्थलीय मृदा और वन मृदा। बच्चों ये भारत में मृदा के मुख्य क्षेत्रों को दिखाया गया है। जैसे कि बच्चों इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये क्षेत्र बच्चों पर्वतीय और वन क्षेत्र है। इसके अलावा ये सारा जो क्षेत्र है बच्चों ये जलोढ़ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है बच्चों ये जलोढ़ है। इसके बाद इस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी है बच्चों वो लाल और पीली मिट्टी है। ऐसे ही बच्चों ये जो मिट्टी है बच्चों इस क्षेत्र की अगर मैं मिट्टी की बात करूं इसके अंदर तो ये है बच्चों काली मिट्टी, ये है सारी लेटेराइट मृदा। तो ये बच्चों अलग अलग मृदा के प्रकार हैं। और ये है शुष्क मृदा कि कौन से स्थान पर कौन सी मृदा पाई जाती है। ये सब उन बातों का पूरा एक विवरण है। अब बच्चों देख सकते हो जो जलोढ़ मृदा है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। काली मृदा रंग में काली दिखाई देती है। ये है लेटेराइट मृदा, ये अवनालिका अप्रदन, मृदा अप्रदन और मृस्थलीय मृदा। इन सब बातों के बारे में यहाँ बताया गया है। अब मैं बात करता हूं बच्चों कि मृदा अप्रदन और संरक्षण, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अप्रदन कहते हैं। अब बच्चों होता क्या है, वनोन्मूलन के कारण, यानी कि वनों की कटाई के कारण जब बाद में उसके बाढ़ आती है तो वनों के द्वारा उस पानी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वनोन्मूलन हो चुका है, तो फिर वो अपने साथ उस मृदा को भी उठाकर आगे ले जाती है। यही होता है बच्चों मृदा अप्रदन। मृदा अप्रदन के मुख्य कारण वनोन्मूलन, सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं हैं जिनके कारण धीरे धीरे मृदा का क्या होता जा रहा है बच्चों, अप्रदन होता जा रहा है। मृदा अप्रदन से मरुस्थल बनने का खतरा रहता है, यानी कि धीरे धीरे मृदा अप्रदन के कारण उस क्षेत्र के अंदर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। मृदा अप्रदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती है। जब बच्चों पेड़ जो होते हैं जब वो लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी को संरक्षण देते हैं, उसको रोक कर रखते हैं। इसलिए वन रोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। सबसे बेस्ट जो उपाय होता है ना बच्चों मृदा के संरक्षण का, तो वो वन रोपण ही होता है। ढाल वाली जगहों पर समूह जुताई मृदा के अप्रदन को रोका जा सकता है, यानी कि बच्चों जुताई इस तरीके से की जाए, ढाल बनाकर ऐसे। जब ढाल बना के सिंचाई की जाएगी तो मृदा का अप्रदन रुकेगा। एक बच्चों आप ऐसे सिंचाई करोगे, इस तरीके से जब सिंचाई की जाती है तो मृदा धीरे धीरे आगे बहती जाती है। पर आप इनमें इस तरह से फ्लैट जगह बनाकर जब सिंचाई की जाती है तो फिर मृदा का अप्रदन नहीं होता। तो पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने से भी मृदा अप्रदन की रोकथाम की जा सकती है। भारत के पर्यावरण की दशा, अब मैं भारत के स्तर पे बात करूंगा कि भारत में पर्यावरण की दशा कैसी है। सुखोमाजरी गांव और जबुआ जिले में यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया, निम्नीकरण यानी कि भूमि के जो अपने नष्ट करते जा रहे भूमि जो संसाधन है उसको, तो उसकी निम्नीकरण की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है, यानी कि इसको रोका जा सकता है, इसका संरक्षण किया जा सकता है।
सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर लगभग 13 वृक्ष थे, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गए। यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर जो वृक्षों की संख्या थी वो कितनी होगी बच्चों? 1272। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मृदा का जब संरक्षण करना है तो सबसे बेस्ट जो उपाय होता है वो वन रोपण ही होता है। तो इन्होंने भी वन रोपण के जरिए मृदा के निम्नीकरण को कम किया था। पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखोमाजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपए थी। तो आप देख सकते हो कैसे बच्चों मृदा का संरक्षण सीधा जुड़ा हुआ है आर्थिक समृद्धि से। पर्यावरण की पुनः स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। यानी कि कैसे एक अलग नीति अपनाकर उस क्षेत्र को हरा भरा बनाया गया। तो बच्चों आज के इस अध्याय में हमने संसाधनों के बारे में जाना, उनके प्रकारों के बारे में जाना, उनके निम्नीकरण के बारे में जाना और उनके उपायों के बारे में जाना। कैसे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए हम विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं उसके बारे में जाना। हमारे आज के इस अध्याय में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।